जो टॉपिक है, हम जैसा चाह रहे थे, मैं और माही की रोज हम आपको योर सोल गिफ्ट का लगातार बताए, पर टूट टूट के बता रहा है, पर इट डजंट मैटर, ज्ञान लेने से मतलब है। तो आज मैंने जानबूझ के अपना फेवरेट टॉपिक लिया है एब्यूसिव रिलेशनशिप का। ये मेरे इसलिए दिल के करीब है क्योंकि मेरी जितने भी जूम की फ्रेंड्स हैं और जब वो मुझे फोन करती हैं तो अक्सर इसी के ऊपर चर्चा होती है। आज अगर हेल्थ की इश्यूज देखें या एबेंडेंस की देखें तो सबसे ज्यादा इश्यूज रिलेशनशिप के हैं, और उस रिलेशनशिप में भी 80% हस्बैंड वाइफ के रूप में है। प्रदीप सर के अगर हम सेशन के बारे में सोचें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा गया है और सबसे ज्यादा प्रदीप सर ने इसके ऊपर बोला है। पर कहीं पे थोड़ी सी समझ की कमी है या हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अभी भी ये क्वेश्चन आ ही रहे हैं मेरे पास। तो मुझे लगा कि आज ये टॉपिक में लेके आप लोग को डिटेल में प्री बर्थ प्लानिंग के ऊपर मैं बताऊं। इसको समझने से हो सकता है आप में से कुछ एक लोग अपनी लाइफ को दूसरे नजरिए से देखेंगे। अगर देख लेते हैं तो मैं सोचूंगी कि मेरा बोलना सफल रहा, और यदि नहीं तब भी मेरी कोशिश जारी रहेगी आपको जगाने की, आपको बताने की। तो फ्रेंड्स, टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि मुझे आज मीटिंग भी लीव करनी है जल्दी से। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं काफी आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, प्रदीप सर के भी कुछ शेयरिंग करूं और लॉब्संग रामपा के भी। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज की जो बुक है योर सोल गिफ्ट, जिसके बारे में हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं, इसके चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग पीडीएफ में हमारे साथ साथ अगर पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इसके पीडीएफ बहुत बार शेयर हो चुके हैं, तो आपको वो चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िए, क्योंकि मैं कितना भी बताऊंगी एसेंस ही बताऊंगी। आप जब पूरा पढ़ लेंगे तब आप अपने इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज हर चैप्टर में, हर एक इशू में एक स्टोरी को हाईलाइट करता है। वो इसलिए हाईलाइट करते हैं ताकि उस स्टोरी से आप कुछ हद तक के समझने की कोशिश करें कि ये इश्यूज क्यों होते हैं हमारी लाइफ में। जरूरी नहीं है कि इस स्टोरी की ही कारण आपके भी लाइफ में हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आत्मा हजारों हजारों कारण में से एक कारण नहीं, कई कारण के कारण एक सोल प्लान को चुनती है। और जब इतनी संजीदगी वाला विषय हो, चाहे वो एब्यूसिव रिलेशनशिप हो या होमोसेक्सुअलिटी हो या इंसेस्ट हो, इसके लिए तो वो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करती है, क्योंकि आत्मा को भी मालूम है कि 3 डायमेंशनल में जाने पर उसे बहुत सारी संभावनाएं हैं डर की और अपने चैलेंज से भागने की, पर उसके बावजूद आत्मा चुनती है। तो इसकी जो स्टोरी है उसमें हमारी जो हीरोइन है उसका नाम है कैथरीन, और जो हमारे इस स्टोरी का हीरो है उसका नाम है टिम। इन दोनों की लव मैरिज है। यहां पर लव मैरिज है, पर मैं फिर से करेक्शन कर दूं कि आपकी चाहे अरेंज मैरिज हुई हो चाहे आपकी लव मैरिज हुई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो वो कार्मिक होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर वो एब्यूसिव है तो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिश्ते जितने भी हमारे रहते हैं वो कार्मिक ही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कैथरीन की स्टोरी समझते हैं कि क्या थी उसका जीवन और वो क्यों रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने उसकी पूरी चैनलिंग मीडियम, मैं किसी भी मीडियम किसी भी चैनल का नाम नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक कहानी के रूप में आपको बता दूंगी, आप लोग समझ जाइएगा। तो कैथरीन 53 इयर्स की है, ऑथर है, बहुत अच्छी स्पीकर है और लाइफ स्किल इंस्ट्रक्टर है। वो ऐसे लोगों औरतों की मदद करती है जो डिवोर्स लेने के बाद अपनी लाइफ को सेटल करना चाहते हैं। वो ऐसे औरतों की मदद करती है क्योंकि उसने भी 12 साल तक के एक अच्छी मैरिड लाइफ को जीने के बाद डिवोर्स लिया है, और 12 साल की उसकी मैरिड लाइफ में उसके जो हस्बैंड टिम है उसके द्वारा उसके एक बेटा और एक बेटी है। अभी जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज उनकी कहानी लिख रहे हैं तब वो अपनी बेटी के साथ रहती है और अपनी बेटी के बेटे को, ग्रैंडसन को पालती है, और उसका जो बेटा है वो डिवोर्स के बाद उसके हस्बैंड के साथ रहता था, अभी वो कॉलेज में है।
तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है कि उसकी प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में पूरा जब रिसर्च करते हैं रॉबर्ट श्वार्ट्ज, तो क्या क्या निकल के आता है। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि सबसे ज्यादा यूएस में अभी 4 करोड़ महिलाएं फिजिकली अब्यूज का शिकार हैं। फिजिकली अब्यूज अर्थात मारपीट जब होती है, और 21 करोड़ औरतें वर्बली यानी कि मौखिक रूप से प्रताड़ित होती हैं, वर्बली अब्यूज होती हैं। खुद रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि हम ये डिवीजन जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, और वाकई ये गलत है, क्योंकि ये इस चैप्टर को जब मैंने पढ़ा था मुझे इतना अच्छा लगा था ये वाला रीजन, क्योंकि वो कहते हैं कि वर्बली अब्यूज बिना शारीरिक नुकसान के हो ही नहीं सकता। आप समझिए कि यदि कोई हस्बैंड या अपनी वाइफ को वर्बली गलत शब्द बोल के उसको जब प्रताड़ित करता है, तो हमें लगेगा कि मार कहाँ रहा है, वो तो सिर्फ उसको चिल्ला रहा है, उसे अब्यूज कर रहा है, गंदी गंदी बातें बोल रहा है, कुछ गालियां दे रहा है, पर उसको कहाँ मारा पीटा, हम ये सोचते हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज बोलते हैं कि बिना फिजिकल हार्म करे आप वर्बली अब्यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब हम गलत शब्दों का उपयोग करते हैं और सामने वाले की इंसल्ट करते हैं तो हमें दिखता नहीं है, पर उसके चक्रा सिस्टम अनबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स एनर्जी हैं और वो अटैक करके उसके एनर्जी सेंटर्स पर अटैक करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, और कई घंटों तक के उसके चक्रा बैलेंस भी नहीं होते। तो हमें तो लगता है बाहर तौर पे कोई घाव नहीं हुआ, कोई भी नुकसान नहीं है शरीर का, पर आप सोचिए शरीर का तो आप अगर कोई चोट रहेगी वो 2-3 दिन में शायद हील भी हो जाए, पर जो मन पे लगे हुए घाव हैं वो कई कई वर्षों तक के नहीं मिटते हैं। कहते हैं ना कि जो शब्दों की धार है वो तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, तो बहुत अच्छे से शब्दों का यूज करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वर्बली हमको लगता है ये डिवीजन है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, टोटली हम देखेंगे ये एक अब्यूज है, फिजिकली ही अब्यूज है, चाहे वो नहीं दिखे। पुरुष लोग भी प्रताड़ित होते हैं पर कम, औरतें ही सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। तो जब कैथरीन की शादी में ये जब अब्यूज चालू हुआ तो उसने बहुत कोशिश करी कि वो अपनी शादी को बचा ले, क्योंकि अपने हस्बैंड टिम से वो बेइंतहा प्यार करती थी। पर अंदर में जब युद्ध चलता हो, जब एक तरफ दिल हो और एक तरफ मन हो, तब किसकी जीत होनी चाहिए, उसी इंटरनल वॉर के ऊपर वो काफी टाइम तक के रही, और आखिर में उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो एक अलग से जीवन जिएगी, क्योंकि अब उसकी जो इंटीमेसी थी वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी, प्यार भी खत्म होते जा रहा था। तो जब वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज के संपर्क में आई और अपनी पूरी लाइफ को बताया उसने, तो उसने बताया कि जब वो छोटी थी तो उसकी मदर तो बहुत ही जेंटल काइंड केयरिंग थी, बहुत प्यार करती थी उसको, पर उसके जो पापा थे वो बहुत कंट्रोलिंग थे और परफेक्शनिस्ट थे। उसके ऊपर बहुत शक करती थी, उसके ऊपर बहुत कंट्रोल करती थी कि तुम कहाँ जा रही हो, किससे मिल रही हो, कितने बजे तक के आओगी, परफेक्शन, मतलब 8 बजे बोले तो 8 बजे तक के आना जरूरी है। और जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में या कहीं पे भी जाती तो उसके पापा आके उसको चेक करते थे, उसे बहुत एम्बैरेसिंग लगता था। और कैथरीन कहती है कि वो तो मुझे कंट्रोल कर ही रहे थे, पर मैंने कभी अपने मम्मी पापा को हक करते हुए नहीं देखा, किस करते हुए नहीं देखा, उनका प्यार मैंने देखा ही नहीं। और इसके कारण जो उसके पापा रूड थे, उसकी मदर और वो दोनों, उसके मम्मी पापा उसको इतना प्यार नहीं कर पाए थे। वो हमेशा डरी और सहमी रहती थी और एक दब्बू टाइप की जीवन जीती थी। पर जैसा होता है कि स्कूल खत्म होने के बाद जब कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो ऐसे बच्चे जब जिनको फ्रीडम मिलती है वो तेजी से भागते हैं। तो आखिर उसको कॉलेज जाना पड़ा अपने फैमिली से दूर, और जब उसको फ्रीडम मिला तो वो बेहद खुश हुई, और उसकी लाइफ में एंट्री हुई एक टिम नाम के व्यक्ति की, जिसके मम्मी पापा ने भी उसे प्यार नहीं दिया था, पर उसकी जो मस्कुलिन अपीयरेंस था, जो उसका लुकिंग था, और जो वो केयरिंग था, और जो वो प्यार लुटाता था जिस अंदाज से, उससे वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो गई, और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग गए और डेट करने लग गए। वो काम भी करता था
और दोनों की डेटिंग भी चल रही थी। जब ये सेकेंड ईयर में आई कैथरीन, तो उसको एक स्काई टीम से सिलेक्शन हुआ और उसको कहीं बाहर जाना था। पर टिम बहुत पॉजिटिव था, उसे हमेशा डर लगता था कि कहीं मुझे ये छोड़ के भाग ना जाए। तो उसको कहता कि बिल्कुल इस टीम में तुम मत जाओ बाहर, दूसरी सिटी में। पर वो नहीं मानती है और अपने टीम के साथ बाहर चली जाती है। जब 2-3 दिन के बाद आती है तो उसको डर जरूर लगते रहता है, क्योंकि टिम गुस्से वाला तो था। पर जब वो वापस आती है और उसको दूसरे दिन मैरिज में जाना रहता है, तो अचानक रात को टिम काफी ड्रिंक करके उसके घर में आता है और गुस्से में उससे पूछता है कि जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों गई। वो जो भी आंसर देती है उसे मारते जाता है, पंच पे पंच, पंच पे पंच मारते जाता है। वो बार बार चिल्लाते रहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। जितना वो चिल्लाती है उतना ही उसे मारते जा रहा था। पर धीरे धीरे उसके शरीर में घाव भी हो जाते हैं। और जब दूसरे दिन वो शादी में जाने वाली रहती है, तो वो जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के जाती है ताकि उसके घाव छुप जाए। जिसको हम प्यार करते हैं उसकी गलतियों को ढांकना भी हमारे लिए मजबूरी हो जाता है। तो जब उसके फ्रेंड उसके घाव देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि कैथरीन क्या हुआ, क्या टिम ने तुम्हें मारा है। तो वो बिल्कुल मना कर देती है कि नहीं नहीं, टिम ने नहीं मारा है, मुझे चोट लग गई। क्योंकि उसको अभी भी लग रहा था कि गलती टिम की नहीं है। जब उसने मना किया तो उसको नहीं जाना चाहिए था, वो क्यों गई। तो गलती मेरी है कि मैंने ही अपने कारण उसे गुस्सा दिलाया, तो उसका व्यवहार वाजिब है। और वो मार खा के चुप रह गई। पहली मार जब एक लड़की को मिलती है, उसी समय उसे सोचना चाहिए कि अगर वहां पर वो चुप रही तो ये मार रिपीट पैटर्न हो सकता है। कैथरीन चुप रही, आए दिन टिम उसको मारता रहता था। रॉबर्ट शॉर्ट्स को बताती है कि ऐसे तो वो बहुत ही अच्छा इंसान था, 90% मेरा ख्याल रखता था, मुझे बहुत ही हगी किसी करता था और बहुत प्यार लुटाता था। हम साथ में बैठ के डिनर्स करते, बहुत सपने देखते, अपने शादी के, अपने बच्चों के, बहुत फ्यूचर के सपने देखते। पर बीच बीच में उसे मारता भी रहता था। पर कहते हैं लव इज ब्लाइंड, लवर्स आर ऑल्सो ब्लाइंड। तो ठीक है, दोनों जने ऐसे ही डेट करते रहे और अर्ली 30s में ही कैथरीन और टिम शादी कर लेते हैं। शादी के 2 साल के बाद जब पहली डिलीवरी होती है कैथरीन की, तो डिलीवरी के बाद अक्सर एक डिप्रेशन का पीरियड आता है। जो मदर नहीं बने हैं उनको मैं बता दूं कि वो बहुत ही नाजुक समय रहता है। उस समय पूरे पेरेंट्स को और उसके हस्बैंड की केयर करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, अप एंड डाउन होते हैं और डिप्रेशन के चांसेस होते हैं। तो जब कैथरीन को डिप्रेशन हुआ तो वो अपने हस्बैंड को बार बार बताने लग गई कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो वो उसको चिल्लाने लग गया। और बच्चों की कोई, अपने बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था। पूरे टाइम वो अपने घर का ख्याल रखती, अपने शरीर का ख्याल रखती, और ये पूरे समय उसको चिल्लाते रहता। और अक्सर उसको वर्बली एब्यूज करता था कि क्या तुम डम हो, तुमको हो क्या गया है तुम्हारे दिमाग को, तुम सोच ही नहीं पा रही हो। और अगर तुम सोच रही हो मुझे छोड़ने की, तो ख्वाब में भी मत सोचना कि मेरे जैसा हैंडसम गुड लुकिंग तुम्हें मिलेगा। तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो, तुम पतली नहीं हो। और यदि वो कुछ खाती तो उसको बार बार चिल्लाता कि क्यों खा रही हो, क्या अपनी बहन के समान मोटी हो जाओगी। अक्सर हम देखते हैं अपने सोसाइटी में कि डिलीवरी के बाद जब एक मदर मोटी हो जाती है तो हस्बैंड के ऐसे ताने आम मिलते हैं। पर अब यदि कोई एक पुरुष ये समझे कि ये वर्बली अब्यूज सामने वाले को पतले होने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, जीने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, बल्कि उसकी सेल्फ स्टीम को कम करेंगे, तो शायद ये हाथ से कम हो जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। टिम बोलता गया और उस पे मानसिक आघात पड़ते गए। फिर अचानक वो एक दिन आर्टिकल पढ़ती है कि पाकिस्तान में कुछ औरतें बहुत ही दुखदाई अवस्था में हैं। तो इसके बड़े मन में कंपैशन होता है कि चलिए मैं इसकी मदद करती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली अच्छे थे। जब वो कंपैशन के लिए उनकी मदद करना चाहती है, तब भी टिम उसके लाइफ में इंटरफियर करता है कि तुम क्यों पागल हो रही हो, क्या करना है तुमको। तो कैथरीन कहती है कि वहां पर भी मुझे रोक दिया गया।
मुझे मदद करने के लिए जो हाथ बढ़े थे उसे भी मुझे खींच लिया गया, क्योंकि वो मुझ पर इतना हावी हो गया था कि मैं अपने लाइफ के डिसीजन नहीं ले रही थी, मैं हर डिसीजन अपने हस्बैंड के थ्रू ले रही थी। तो उस समय भी उसको उसके कहने पे आ जाती है। फिर एक दिन अचानक जब बाथरूम में दोनों जने लड़ते रहते हैं, तो चूंकि बहुत गुस्सा करता था टिम, तो उसके पूरे कंधे को पकड़ के उसके टब में डालता है और उसको मारने की कोशिश करता है। उसका दम घुटते रहता है, पर अचानक बाथरूम में बच्चे आ जाते हैं, और क्योंकि दूसरी डिलीवरी भी तब तक की हो चुकी थी, एक बेटा एक बेटी थे। तो जब ये बाथरूम में जो इंसिडेंट होते रहता है, क्योंकि ये जो पीरियड चल रहा है उसमें प्यार भी कर रहा है, बहुत केयर भी कर रहा है, पर मार भी रहा है। तो ये सब चल रहा था, दूसरी डिलीवरी हो गई, फिर ये बाथरूम का इंसिडेंट होता है। तो जब मार रहा था तो हो सकता था कि उसको मार ही डालता, पर बच्चों के आने पर और बच्चों के चिल्लाने पर कि पापा स्टॉप स्टॉप करके उसको होश आता है और उसको छोड़ के चला जाता है। इसके बाद भी ऐसे किस्से चलते रहते हैं, पर वो बहुत सहम जाती है अपने हस्बैंड के इस इंसिडेंट के बाद कि उसको मौत के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए वो रेडी हो गया था। फिर अचानक कुछ समय के बाद कैथरीन के भाई की डेथ हो जाती है। जब भाई की डेथ हो जाती है तो उसके पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी कैथरीन पे आ जाती है। अब उसको अपने बच्चों का भी ख्याल करना है, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, और अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना है। इन सब के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में वो अपना ख्याल रखना ही छोड़ देती है, और उसको बार बार एंजाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। अब एंजाइटी अटैक के लिए जब उसको काउंसलिंग के लिए कहा जाता है, तो वो एक थेरेपिस्ट के पास जाती है और काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग के दौरान कैथरीन को समझ में आता है, क्योंकि जब वो काउंसलिंग करती है तो वो सारी चीजें बताती है कि टिम के साथ उसके कैसे रिश्ते थे, और कैसे वो अपना केयर नहीं करती है और घर के कामों में उलझी रहती है, फिर ब्रदर के बाद ऐसा सब कुछ। तो जब ये सब बता चुकी रहती है तब उसको रियलाइज होता है काउंसलिंग के दौरान पहली बार कि उसको एक सम्मानपूर्ण जीने का हक है। उसके साथ जाती हो रही है, इसके पहले तक कि कभी उसने नहीं सोचा कि मेरे साथ जाती हो रही है, क्योंकि प्यार में हर चीज जायज है करके हम औरत लोग अक्सर बहुत सी चीजों को बेयर करते हैं, बहुत सी चीजों को सहन करते हैं जो सहने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर जब उसको रियलाइज होता है तब वो अपने लिए आवाज उठाना शुरू कर देती है कि अब मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, अब मुझे बिल्कुल बराबर की लाइफ चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तो जब भी वो लड़ाई करती है अपने खिलाफ, अपने लिए आवाज उठाती है, तब भी उसके अंदर में बहुत बहुत अंतर युद्ध चलते रहता है। क्योंकि जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं तब आप उसके खिलाफ कैसे बोलते हैं, वो उसके लिए आपको बहुत करेज चाहिए, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है कि मैं क्या करूं क्या करूं, पर वो अपने लिए आवाज उठाना शुरू करती है। और वो आश्चर्यचकित हो जाता है टिम की कैफीन को हो क्या गया है। तो एक दिन गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मुझे छोड़ रही हो, तुम नहीं छोड़ पाओगी मुझे। तो वो कहती है कैथरीन की यस, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और मैरिज इज ओवर, अब हमारी शादी समाप्त हो गई है। और इसके कुछ समय के बाद वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। बेटी कैथरीन के साथ रहती है, टिम के साथ उसका बेटा रहता है। अब जब वो दोनों अलग होते हैं, अब उसका मेन हीलिंग का पार्ट आता है कैथरीन का। कैथरीन रॉबर्ट श्वार्ट्ज को बताती है कि मैंने अपनी हीलिंग बहुत बहुत संजीदगी से की, बहुत सीरियसली और सिंसियरली की। मैं मिरर के पास खड़े होके, सामने खड़े होके अपने आप को, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेती थी कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं हूं, क्योंकि वो मेरा डर था जो इन सबको सह रहा था। तो जितना आप अपने डर का सामना करेंगे उतना ही डर आप में से दूर होते चला जाएगा। तो अपने आप को प्यार करना सीखती है और अपने फियर को दूर करती है। अपने इमोशन, जिस भी इमोशन को उसने रोक के रखा था, सप्रेस करके रखा था, उसे फील करती है। तो जितना हम अपने इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं फील करके, उतना ही हम हील होते जाते हैं, और धीरे धीरे वो बैलेंस हो जाती है अपनी लाइफ में, और
एक जॉब करती है लाइफ स्किल इंस्ट्रक्टर की। वो ऐसे औरतों की मदद करती है जो डिवोर्स लेने के बाद अपनी लाइफ में सेटल होना चाहते हैं या जो डिवोर्स लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसी औरतों को वो स्ट्रेंथ देकर उनके भविष्य के लिए उनको आगे ले जाती है, सही गाइडलाइन देती है। तो देखिए, अब उसने तो अपनी हीलिंग की, पर उसने अपने कंपैशन को इतना बढ़ा दिया कि अब वो दूसरों की सेवा के लिए भी काम कर रही है। कितनी आत्माएं उसके कारण अपनी लाइफ के अच्छे दिनों को देख पाएंगी। तो अब ये तो हमने स्टोरी समझ लिया कि कैथरीन हील हो गई, सब कुछ हुआ। तो अब रॉबर्ट श्वार्ट्ज सारी उसकी चैनलिंग और मीडियम लोगों से बातें करते हैं, उसकी प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में जानते हैं कि क्या हुआ था। तो प्री बर्थ प्लानिंग के टाइम में जो हमारी वो जो मैंने कहा बिल्कुल भव्य प्रक्रिया होते रहती है, वहां पर देखते हैं इसके स्पिरिट गाइड्स की 3 आत्माएं खड़ी रहती हैं उसके हस्बैंड बनने के लिए। 2 आत्माएं और थी और एक आत्मा टिम की थी, पर ये टिम को चूज करती है क्योंकि टिम को वो स्पिरिट वर्ल्ड में बेहद बेहद प्यार करती है। एक जन्म और उसके साथ बिता चुकी है जब वो टिम उसका बेटा था। जब वो छोटा था बेटा, उसे बेहद प्यार करती थी और भी उसे बहुत प्यार देना चाहती थी अपने बेटे के रूप में। पर अचानक जब उसका बचपन में ही, उसके बेटे के बचपन में ही किसी वहशी आदमी ने उसको उसका सर फोड़ दिया था पहाड़ से टकराकर, तो वो मर गया था बच्चा। और टिम को मतलब जो टिम उसका जो बेटा था उसको बचाने में कैथरीन असफल हुई थी। तो वो जो एक गिल्ट होती है कि मेरा बेटे को मैंने प्यार नहीं दिया था, वो प्यार उसको फिर से महसूस करना था। और टिम को वो वैसे भी स्पिरिट वर्ल्ड में देख चुकी थी कई बार उसके लाइफ में, और हर बार चाहती थी कि वो उसकी लाइफ में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो जब भी सोल प्लान बनता था उसके पहले ही वो किसी और सोल प्लान में चला जाता था, पर टिम उसे नहीं मिलता था। पर इस बार जब टिम उसे मिला है तो वो बिल्कुल दोनों सोल्स को हटा देती है, कहती है कि टिम को ही मैं अपना हस्बैंड बनाऊंगी। ये हम समझेंगे कि वाइब्रेशन कैसे अट्रैक्ट करती है और क्यों आता है। तो वो जब टिम के साथ जब वो एग्रीमेंट करते रहती है तो टिम उसको बताता है कि मैं अपने बारे में कोई भी अच्छी भावना के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तुम जानती हो कि मेरे जो पृथ्वी पर कई जन्म हुए हैं उसमें मैं उतने अच्छे से नहीं कर पाया हूँ काम। तो तुम जो एक वाइफ बन के चाह रही हो मेरे से उस सोल प्लान को, वो शायद मैं जस्टिस ना कर पाऊं। क्योंकि कैथरीन उसको बताती है कि मैं तुमको एक हस्बैंड के रूप में चूज कर रही हूँ, और हम दोनों जो अपने अपने सेल्फ वर्थ को भूल गए हैं, वो हम एक दूसरे को, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता या रिश्ते होते क्या, हमारे मिरर रिफ्लेक्शन होते हैं। जो सामने वाला दिखाता है वही हमारे अंदर रहता है। तो वो कहती है कि हम दोनों परफेक्शन को पाना चाहते हैं, तो न तुम्हारे पास सेल्फ वर्थ है न मेरे पास सेल्फ वर्थ है। तो हम दोनों पति पत्नी के रूप में आएंगे, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को प्रेम से हम जीवन बिताएंगे और हील करेंगे और इवोल्यूशन करेंगे। जबकि उसे अच्छे से मालूम था कैथरीन को कि इसकी कई जन्म तक के वो एक खालीपन था उसके में, खालीपन जिसमें लैक ऑफ लव होता है, लैक ऑफ विजडम होता है, उसमें एक खालीपन था। वो काफी डरते रहता है टिम। वो बार बार कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे हस्बैंड के रूप में नहीं, अभी तुरंत नहीं जाना है, मैं शायद तैयार नहीं हो पाऊं या शायद मैं तुम्हारे साथ जस्टिस न कर पाऊं। पर कैथरीन उसको समझाती है कि नहीं, तुम बहुत जेंटल हो, तुम्हारे में बहुत कंपैशन है, तुम्हारी जो ये क्वालिटीज है वो मैं तुमको दिखाऊंगी, और जो मेरी क्वालिटीज है, जो मैं रिस्पेक्ट पाना चाहती हूँ, प्यार पाना चाहती हूँ, वो मैं तुमसे सीखूंगी। तुम मुझे प्यार करना, मैं तुम्हें प्यार करूंगी। तो उस समय तो वो काफी अपने कहते हैं ना क्या, रूम ऑफ सोल्स में उसको समझाते रहती है। पहले तो वो टिम नहीं मानता है, पर उसके बाद उसे भी राजी हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे पेरेंट्स अपने हिसाब से चूज करने हैं ताकि जो मैं अपनी ग्रोथ चाहता हूँ इस जन्म में वो फुलफिल हो सके। वो चला जाता है। जब वो रूम ऑफ सोल से चला जाता है तब स्पिरिट गाइड्स आते हैं और कैथरीन को समझाते हैं
कि कैथरीन, तुम जब जान रही हो कि उसकी कई पास्ट लाइफ पृथ्वी पर कैसे हैं, वो अंदर से खाली है, और जो अंदर से खाली होता है फ्रेंड्स, वही दूसरे पर हावी होने की कोशिश करता है। जो अंदर से भरा होता है वो कभी किसी पे कब्जा, किसी पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है। ये गुस्से वाला है, अंदर से खाली है, तो तुम्हारा जो रिश्ता होगा वो वाकई एब्यूसिव होगा, वो लड़ेगा झगड़ेगा तुमसे, और हो सकता है मारे भी। तो स्पिरिट गाइड कहते हैं कि कैथरीन, इसको अपना हस्बैंड मत बनाओ। पर कैथरीन पे तो बिल्कुल भूत सवार था कि बिल्कुल वो प्यार में सब पागल हो जाते, बोले नहीं, मेरे पास बहुत करेज है, मैं बहुत प्यार करूंगी उसको, और उस समय प्यार करूंगी जब उसको कोई प्यार नहीं करेगा, उसके पेरेंट्स भी उतना प्यार नहीं करेंगे जितना मैं प्यार करूंगी, और वो मेरी प्यार उसकी स्ट्रेंथ बनेगी, और वो अपनी जेंटलनेस, कंपैशन को बढ़ाएगा और सेल्फ वर्थ को जानेगा, और जिस दिन सेल्फ वर्थ को जानेगा उसके अंदर जो खालीपन है वो भर जाएगा, और वो ऐसे लाइफ को कभी भी रिपीट नहीं करेगा। ये उसके लिए कंपैशन था लव के साथ कैथरीन का टिम के प्रति। स्पिरिट गाइड्स उसको समझाते हैं कि देखिए, जब भी हम कोई जन्म लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी जन्म लिया, अभी जो भी मेरे ट्रेड्स हैं, मेरे गुण हैं, उसके साथ साथ मेरे पास्ट लाइफ के जितने भी मेरे ट्रेड्स होंगे वो कभी भी किसी भी टाइम पे ट्रिगर हो सकते हैं, और जब वो ट्रिगर होते हैं तो वो मेरा जो अभी का वर्तमान जीवन है वो बनाता है। हम पैदा तो बहुत ही लविंग एक बच्चे के रूप में होते हैं, कितने प्यार देते हैं बचपन में, बिल्कुल हम प्यार देना और प्यार लेना जानते हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा माइंड विकसित होते जाता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के जो ट्रिगर्स हैं वो हमको पड़ते हैं, उसके बाद हम वास्तव में वो बनते हैं जो पिछले जन्म में थे, जो इस जन्म में है, उसका पूरा कुल योग। तो स्पिरिट गाइड कहता है कि उसकी पास्ट लाइफ की चेंज देखो, तुम ऐसा करो, अगर तुमको कैथरीन प्यार ही करना है, तुमको लग रहा है कि जब वो बच्चा था तुमने उसे प्यार नहीं किया था, तो फिर से उसकी मदर बन जाओ, फिर से उसे पैदा करो और उसको प्यार दो। कैथरीन कहती है नहीं, मैं उसको बेहद प्यार करती हूँ, और इस जन्म में मैं उसको एक लाइफ पार्टनर के रूप में, एक रोमांटिक रिलेशनशिप में उसका प्यार महसूस करना चाहती हूँ, उसका तो वो कहती है कि इस बार मैं मदर नहीं बनूंगी, मैं मदर बन के ऑलरेडी उसको जन्म दे चुकी हूँ, और अब मुझे उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में ही रहना है। स्पिरिट गाइड हमेशा हमें सलाह देते हैं, पर हमारी इच्छाओं के अगेंस्ट वो कोई भी चीज थोपते नहीं है। वो काफी समझाती है कि मैं प्यार दूंगी, फिर मैं प्यार लूंगी, और हम दोनों ही लूंगे। बहुत बहुत से अच्छे से प्री बर्थ प्लानिंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आत्माएं कितनी गहन तरीके से सूक्ष्म बातों को भी ध्यान रख के ताना बाना बून के यहाँ आती हैं, पर यहाँ आके पूरा मटिया मलेट हो जाता है। तो वो टिम्बी राजी हो गया, अब वो पेरेंट्स को चूज करता है। तो पेरेंट्स को कैसे चूज करेगा? उसके अंदर दो ही चीज थी जो उसके कई जन्मों से थी, कि वो हमेशा अपनी गलतियों का दोष दूसरों पे दोष देता था, जिसको हम विक्टिम कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है फ्रेंड्स, वैसे ही हम पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। रॉबर्ट शॉर्ट्स ने एक बहुत ही प्यारा प्यारा पैराग्राफ लिखा है कि हमारी जो प्री मैट्रिक्स होती हैं, जो हमारे चक्रा की जो एनर्जी होती है, जहां पर हम अपना पिछला जन्म छोड़े हैं, वही डिटरमाइन करता है हमारे अगले पेरेंट्स के लिए। तो जहां पे हमने अपना जीवन छोड़ा है वहीं से हमको शुरुआत करनी पड़ती है, और वैसे ही हम पेरेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो टिम में ये खामी थी कि वो दूसरों पे दोष देता था, बिल्कुल वैसे ही एक वो फादर चूज करता है। एक ही उद्देश्य था कि मर्द हो, मर्द कभी गलती नहीं करते, जितनी भी तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ सामने वाले दूसरे के कारण आ रही है। ये फादर उसने चूज किया ड्यू टू वाइब्रेशन, ड्यू टू उसके खुद के ट्रेड्स। फिर टिमके में एक और खामी थी कि वो खाली था अंदर से, वो अपनी कीमत नहीं पहचानता था, और जो अपने आप को नहीं पहचानता, अपने को प्यार नहीं करता, सेल्फ वर्थ नहीं करता, वो दूसरे पे डोमिनेट करता है, दूसरे पे कब्जा करता है। बिल्कुल वैसे ही उसने मदर को चूज किया, जो बहुत ही एब्यूसिव थी, पूरे समय उसको गाली गलौज करके उसको नालायक होने का एहसास दिलाती थी। तो ऐसे पेरेंट्स उसने अट्रैक्ट किया, और ऐसे पेरेंट्स उसके पृथ्वी पर उसके मम्मी पापा के रूप में आए। अब कैथरीन का जो पास्ट लाइफ था,
एक पास्ट लाइफ के बारे में मैं शायद नहीं बताई हूँ तो बता दूं कि स्पिरिट गाइड जब उसको समझाते रहते हैं, मैंने नहीं बताया। तो जब एक बार जब उसको स्पिरिट गाइड समझाते रहते हैं कि तुम उसको एक बेटे के रूप में पैदा करो, हस्बैंड के रूप में मत लो, इसलिए कहा था क्योंकि वो एक जन्म में रोम में जब पैदा हुई थी, इसके पहले तो वो काफी दब्बू थी, बहुत डरी सहमी रहती थी। पहले वो अपने पापा के अंडर में थी, फिर अपने हस्बैंड के अंडर में थी। वो इतनी डरी सहमी रहती थी। उस समय बहुत पुरानी बात थी ये वाला, उस समय या तो औरतों की पूजा की जाती थी या पैर की जूती मानी जाती थी, दोनों चल रहा था। और जिस घर में जिस माहौल में ये पैदा हुई थी वहां पर सिर्फ तिरस्कार किया जाता था। तो पहले अपने फादर के कंट्रोल में थी, फिर अपने पति के कंट्रोल में थी। वो इतनी डरी रहती थी कि वो सिर्फ अपने हाथ और अपने पैरों को ही देखकर बात करती थी। तो ये उसकी पास्ट लाइफ का एक था। तो स्पिरिट गाइड कहते हैं कि तुम उस समय दब्बूपन जी चुकी हो कई 100 साल पहले। कहीं ऐसा ना हो कि इस जन्म में भी तुम वैसे ही दब्बूपन बन जाओ, तो ये तो तुम्हारी पुनरुक्ति होएगी, वही जीवन फिर वही। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टिम को अपना हस्बैंड मत बनाओ। तब उसने कहा था कि नहीं, उसके बाद मैंने कई लाइफ अपने जन्म ले चुकी हूं, मैं काफी इवॉल्व हो गई हूँ, काफी बैलेंस हो गई हूँ, अब मैं वो दब्बूपन को नहीं हावी होने दूंगी। पर उसके में वो दब्बूपन एक खामी थी, उसका पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। इसके अकॉर्डिंग वो अपने फादर को अट्रैक्ट करती है, जो कंट्रोलिंग था, जो परफेक्शनिस्ट था, जो उसके ऊपर हावी रहता था। और उसकी मदर बहुत ही काइंड थी। तो इस तरीके से वाइब्रेशन से इन्होंने अपने अपने पेरेंट्स को चूज किया। पर दोनों, टिम और कैथरीन, दोनों न सेल्फ वर्थ जानते थे न सेल्फ लव जानते थे, इसीलिए वो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुए थे एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये हमारी जो वाइब्रेशन होती है वही हमारे अगले जन्म के लिए भूमिका करती है। तो बहुत ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बाद अभी तक तो कहानी चल रही थी, बड़ी प्यारी सी लव स्टोरी, और उसमें थोड़ी सी लड़ाई झगड़े आए। अब जो मेन है, जो जिसपे हम सभी को काम करना है, मैंने लिख के तो रखा है, पता नहीं कितना मैं बता पाऊंगी। तो ये जो उसकी पास्ट लाइफ थी, उसके कारण उसके हस्बैंड, उसके फादर बहुत कंट्रोलिंग थे। अब जैसे मैंने कहा कि जो भी हमारी लाइफ में, वर्तमान लाइफ में होता है, उसमें हमारे पास्ट लाइफ के जो ट्रेड्स होते हैं वो ट्रिगर होते रहते हैं। तो जब इन्होंने सोल प्लान बनाया था तो दोनों को मालूम था कि एक डिग्री तक के दोनों लड़ेंगे, और वो टिम उसको काफी अब्यूज करेगा, काफी गंदी गंदी बातें बोलेगा, पर एक लिमिटेड डिग्री तक। क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, प्यार से एक दूसरे की हीलिंग होगी, वर्थ सेल्फ वर्थ जानेंगे, ये सब जो भी ब्ला 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 आप समझ गए होंगे। पर टिम की जो पास्ट लाइफ के जो ट्रेड्स थे वो उसको ट्रिगर करे। जितना उसने अत्याचार किया था कैथरीन के ऊपर वो प्री प्लान नहीं था, वो बियॉन्ड प्री प्लान चला गया। तो ऐसे अक्सर होता है कि जब हम कोई प्लान लेके आते हैं, उसके अत्यधिक मात्रा में, मतलब एक्सट्रीम बिहेवियर भी होता है। तो यहां पर वो असफल हो गया और ज्यादा मारपीट करने लग गया। पर जब उसको खड़े होने की नौबत आई कैथरीन को, तो देखिए उसने पहले तो प्यार दिया अपने हस्बैंड को, टिम को बराबर, फिर उसके बाद अपने तरफ मुख मोड़ के अपने को प्यार करना सीखा। तो वो अपनी हीलिंग करते जा रही है, और जिसके कारण वो दोनों मिले थे, जैसे जो मैंने कहा इमोशन, वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। और दूसरा इमोशनल वुंड। इमोशनल वुंड के बारे में रॉबर्ट श्वार्ट्ज बार बार कहते हैं इस चैप्टर में कि जो भी हमारे इमोशनल वुंड है, जैसे अपनी कीमत न जानना, अपने आप को प्यार न करना, अगर आपके लाइफ में ये चीजें हैं तो अपने शरीर में रहते हुए इस इमोशनल वुंड या अपने आत्मा के घाव को आप ठीक कर लीजिए। क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ये जो घाव लेके आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाएंगे, फिर ऐसे ही रिश्तों को प्लान करने के लिए अट्रैक्ट करेंगे। तब आपके पास मजबूरी रहेगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही वैसे रहेगी, आपके हीलिंग ही पूरी नहीं हुई है। तो जो भी आपके इमोशनल वुंड है उसको आप यहीं पर पृथ्वी पर ही हील करके जाइए। अब
आप लोगों को लगेगा कि चलिए ठीक है, वो काफी स्टेबल हो गई थी कैथरीन, तो उसने ऐसे फादर को ही क्यों चुना? चाहती तो वो एक अच्छा फादर भी चूज कर सकती थी। सोल इतने अच्छे से गहन तरीके से अपने प्लान को करता है कि बकायदा उसने ऐसा कंट्रोलिंग फादर लिया, ताकि, क्योंकि वो काफी इवॉल्व हो चुकी है, स्टेबल भी हो चुकी है, पर उसने जानबूझ के ऐसे पापा को लिया जो उसके ऊपर कंट्रोल करेगा, ताकि जब उसकी एंट्री हो टिम की, तब टिम के भी अत्याचार को वो सही। अगर पहले से ही एक ऐसे फादर को चूज करती जो उसको बहुत प्यार करता, उसकी सेल्फ वर्थ को बढ़ा देता, तो वो तो शादी करने के शायद 2 महीने के बाद ही टिम को छोड़ के भाग जाती। अगर 2 महीने के अंदर ही भाग जाती, तो फिर उसकी हीलिंग कहाँ होती? उसकी हीलिंग तो तब थी कि वो पूरा अत्याचार सहे और अपने लिए आवाज उठाए। तो उसने बिल्कुल प्री प्लान किया कि पहले मेरे पापा मेरे ऊपर कंट्रोल करेंगे, मैं वैसे ही दब्बू बन के अपने एक मैरिड लाइफ में जाऊंगी, फिर मेरे हस्बैंड मेरे ऊपर डोमिनेट करेंगे, फिर एक ऐसे टर्निंग पॉइंट आएगा जब मैं अपने सेल्फ लव को और अपने सेल्फ वर्थ को पहचानूंगी। बहुत प्यारे तरीके से हर सोल अपना प्लान जमाती है। पर जब हम डुअलिटी में आते हैं और यहाँ पे जो रिएक्ट करते हैं, उसके कारण हमारे सारे सोल प्लान धरे के धरे रह जाते हैं। तो उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा मुझे देखने दीजिए, क्योंकि अच्छा, ऐसे जो प्लान करते हैं आत्माएं, वो सिर्फ कार्मिक के कारण नहीं करते हैं। कार्मिक तो रहता ही है, पर कई बार हम कई लेसन को आत्मा सीखने के लिए या किसी सोल प्लान को की मास्टरी करने के लिए भी ऐसे प्लान को चुनती हैं। पर एक बार अगर आपके इमोशनल वुंड हील हो गए और आप पूरी तरीके से इवॉल्व हो गए, तो आप चाहे कितने भी कंपैशनेट सोल रहें, आपके पास कोई दूसरा फ्रेंड आएगा और वो बोलेगा कि चलिए मेरे साथ एक अब्यूसिव रिलेशनशिप के अगर आपका कोई फ्रेंड आके कहेगा कि चलिए मेरे साथ एक ऐसा अब्यूसिव रिलेशनशिप का प्लान कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि नहीं बाबा, मुझे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास उस समय सेल्फ लव भी है, आपके पास विजडम भी है, आपके पास कंपैशन होने के बावजूद आप उसको नकार देंगे कि मुझे ऐसे काम में, ऐसे रिलेशनशिप में नहीं आना है। अगर कंपैशन ज्यादा हुआ तो ठीक है, पर मैं पत्नी के रूप में नहीं आऊंगी, मैं वहीं से ही तुमको एक गाइड के रूप में तुमको गाइड करूंगी, क्योंकि हमारे कई फ्रेंड्स स्पिरिट वर्ल्ड में हमें गाइड करते हैं। तो ऐसे टाइम में वो फिजिकली वाइफ बन के कभी भी नहीं आएगी। वही वाइफ आएगी जिसके इमोशनल वुंड क्लीन नहीं हुए हैं, हील नहीं हुए हैं। आप अंदर में खोजिएगा, अगर इस दौर से गुजर रहे हैं तो क्या डर है, क्या आपके में चीजें हैं, और उसके कारण ही आप ऐसे प्लान को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे प्लान में हैं जिसमें अब्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आत्माएं हमेशा अपना प्लान गिव एंड टेक पर करती हैं। मैंने पहले भी कहा कि एक तरफा नहीं होता है प्लान, हमेशा दो आत्माएं गिव एंड टेक करती हैं कि तुम भी मुझसे कुछ सीखोगी, मैं भी तुमसे सीखूंगा। तो ये दोनों का आपसी समझौता रहता है, और मेरा रिफ्लेक्शन तो रहता ही है, क्योंकि उसने कहा कि तुम मुझ में देखना, मैं तुम में देखूंगी, तुम्हारी जेंटलनेस कंपैशन दिखाऊंगी, तो सब रहता है। तो इमोशनल वुंड बॉडी के रूप में ही हमको अगर हील कर लिए तो ऐसे प्लान नहीं करेंगे। अगर कोई सोल आ जाएगी तो आप उसको बोलेंगे कि मैं गाइड करूंगी, पर मैं तुम्हारी पत्नी बनके इस शरीर रूप में नहीं आऊंगी। पर कुछ एक्सेप्शन में, जैसे मान लीजिए अब कैथरीन पूरी तरीके से हील हो गई, लोगों को समझा रही है, सिखा रही है, सब कुछ कर रही है, अब कोई एक आत्मा बहुत जो उसको प्यार करती है उसको आके कहेगी कि प्लीज मेरी एक ऐसी वाइफ बन जाओ जो मैं तुम्हें गाली गलौज करूंगा और मारूंगा पीटूंगा, पर धीरे धीरे मैं अपने में सेल्फ कंट्रोल करूंगा, तुमको रिस्पेक्ट करना सीखूंगा और प्यार करूंगा। तो हो सकता है कैथरीन मान जाए। हम कई बार आत्माएं कभी कभी कंपैशन के तौर पे भी ऐसे प्लान को फिजिकली इनकारनेट होके चूज करते हैं। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं उस समय आपका कैसे सिम्टम रहेगा, कैसे रहेंगे? जब आप पूरी तरीके से हील्ड हैं, आपके मन में कोई भी इमोशनल वुंड नहीं है, तो जब आप ऐसी पत्नी बनेंगे, पति आपको कितना भी चिल्लाए, गाली गलौज करे, मारे पीटे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो हील्ड है।
वो बोलेगी ठीक है भैया, जितना बोलना है बोल लो, मैं तो चली किटी पार्टीज में थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करके आती हूँ, फिर छोड़ देगी। वो इमोशनली अटैच नहीं होएगी अपने हस्बैंड से कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, कैसे मुझे करना चाहिए, नहीं। वो अपनी लाइफ को बिंदास जिएगी। वो एक कंपैशन के तौर पे उसकी वाइफ बन के आई है। आप कई लोगों को देखेंगे ऐसे कि कि वाइफ बहुत चिल्ला रही है और हस्बैंड बिल्कुल नॉन रिएक्टिंग है। तो देखिए, आप हस्बैंड वाइफ को बदल बदल के भी देख सकते हैं। अगर जो हील्ड है वो सामने वाले की परवाह नहीं करेगा, सामने वाला कितना भी चिल्लाता रहे, वो अपनी जिंदगी बढ़िया जी के चला जाएगा। आपने भी देखे होंगे ना कई लाइफ में। तो तो चलिए ठीक है। और अगर हमने अपने इमोशनल वो नहीं क्लीन करे, हील करे, तो फ्रेंड्स हम पेरेंट्स भी वैसा ही चुनेंगे। और पेरेंट्स का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत पड़ता है, हमारी फ्यूचर, हमारे सामने वाले, क्योंकि हम प्लान पूरे टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आपको अभी से ही जुट जाना है अपने पैटर्न को चेंज करने के लिए, सबके लिए, ताकि ना ऐसे आप एब्यूसिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करें, ना ऐसे पेरेंट्स को आप अट्रैक्ट करें। अब ये जो दोनों की मैरिज थी, टिम और कैथरीन की, हम इसको कहेंगे कि अनसक्सेस हो गया, प्लान तो ध्वस्त हो गया। पर प्लान ध्वस्त नहीं हुआ। कैथरीन समय पे रहते हुए अपने को हील कर ली, पहले प्यार दी, फिर अपने आप को प्यार करी, अपने आप को खड़ा करी, सेल्फ वर्थ जानी, उसने अपनी हीलिंग कर ली। नहीं कर पाया तो वो टिम था। अब टिम का क्या होगा? अगले जन्म में अपने वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग फिर एक नया लाइफ पार्टनर चूज करेगा। वहां पे हीरोइन कैथरीन नहीं होगी, हीरोइन कोई और होगी, पर रहेगी वही वही कलरपूर्ण जीवन को वो फिर से प्लान करेगा, क्योंकि अभी उसकी इमोशनल वुंड क्लीन नहीं, हील नहीं हुए हैं। पर कैथरीन अब हील है, अब उसके पास विजडम है, सेल्फ लव है, और अब उसके पास कोई संभावना नहीं कि ऐसा जीवन वो कभी भी जिए। अब हम जैसे ऐसे रिश्तों को देखते हैं तो रॉबर्ट शॉर्ट्स कहता है कि हम सब लोग जज करने लग जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कैथरीन को भी जज किया कि उनको नहीं शादी करनी चाहिए थी, या उसको नहीं छोड़ के चले जाना था। बहुत जजमेंट होते हैं हमारी सोसाइटी में भी। तो उन्होंने कहा कि बिगर पिक्चर को आप देखिए कि वो सोल ने क्यों उसको चूज करी है। और अगर चूज करी है तो उसका प्लान है, हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वो करेजियस सोल है जो ऐसे एग्रीमेंट को चूज किया है, क्योंकि ऐसे एग्रीमेंट को चूज करना आसान नहीं होता है। तो हम हमको एक कंपैशन के तौर पे देखना चाहिए, एक प्यार से देखना चाहिए ऐसे रिश्तों को। और जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, जिनके भी लाइफ में, मैरिड लाइफ में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनको भी अपने प्रति कंपैशन रखना चाहिए कि यस, मेरी कोई गलती रही होगी कुछ पास्ट लाइफ में, इसीलिए मैंने इस टाइप के हस्बैंड को अट्रैक्ट किया। ये मेरी लर्निंग है। क्योंकि जो भी हम प्लान जमाते हैं अपनी लर्निंग के लिए बनाते हैं, परंतु जो उसकी भूमि होती है, जो उसका एसेंस होता है, वो प्यार होता है। हम प्यार देने और लेने आते हैं। तो जो प्यार से हमने जो प्लान बनाया है उसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो अपने को सेल्फ जजमेंट मत करिए। उन्होंने कहा है अपने प्रति आप सेल्फ फॉरगिवनेस करिए कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ कर रही हूँ, पर अब मुझे जब सचेत हो गई हूँ, अब मैं समझ रही हूँ अपने प्लान को, तो अपने इस प्लान को एम्ब्रेस करूं और अपनी हीलिंग स्टार्ट करूं। और जिस दिन आप अपने को तुरंत समझेंगे कि यस, ये मेरी गलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे और अपने को हील करने की इच्छा करेंगे, उसी पॉइंट से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और पृथ्वी पर हजारों हजारों आत्माएं हैं जो ऐसे किसी भी दुखी आत्मा की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो यदि आप हीलिंग चाहते हैं तो आप अपनी सोल से कनेक्ट हों। सोल से कनेक्ट होने के लिए मेडिटेशन से बेहतर कोई उपाय नहीं। और आप जब ऐसे डिजायर करेंगे हीलिंग के लिए, तो कोई ना कोई सोल आपको सही रास्ता दिखाएगी। सही रास्ता का मतलब ये नहीं कि आपके हस्बैंड को बदल देगी या आपको बदल देगी, पर आपके समझ में एक क्लियरिटी देगी। तो आपका काम है अपने इस चीज को पहचानना और हीलिंग को स्टार्ट करना। रॉबर्ट शॉर्ट्स ने बहुत ही अच्छी कहा है कि हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा कहा जाता है जब भी होता है तो अपने दिल को कड़ा कर लो, कठोर कर लो। तो कहा कि हार्ट हमारा आत्मा का मध्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है। हम डिवाइन लव को देने और लेने आते हैं।
और हमको अपने दिल को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति प्यार देने से और लेने से इनकार कर देता है तब उसकी हीलिंग बंद हो जाती है। आप अपने दिल को ओपन रखिए, ओपन हार्ट करिए, ताकि फ्रीली आप अनकंडीशनल लव दे सके उस आदमी को भी जो आपको चिल्ला रहा है, जो आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि जब आप समझ गए कि ये सोल प्लान जितना भी बाहरी दिखावे, जो भी हमारा नाटक यहाँ पे चल रहा है, उसकी जो भूमिका है, वो मतलब जो भूमि है वो लव से ही हुई है, क्योंकि प्यार ही हमारा मेन एसेंस है। तो आपका जो सेल्फ जजमेंट है वो आपका सेल्फ फॉरगिवनेस में बदल जाएगा, और जो आप अपने को अनवर्दी मान रहे थे कभी किसी जन्म में, जो आप अपने को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किए थे, प्यार नहीं किए थे, वो आपको हीलिंग प्रोसेस के द्वारा मिल जाएगा। अगर हम कहेंगे कि आत्मा के तौर पे कि कैथरीन को अपने स्पिरिट गाइड्स को कहना मान लेना था और उसको ऐसे प्लान नहीं करना था, जब स्पिरिट गाइड ने मना किया तो क्या जरूरत पड़ी थी कैथरीन को ये सब करने की। तो हम पृथ्वी के लेवल पे कहेंगे कि शादी असफल हुई, पर आत्मा के लेवल पे कोई भी चीज असफल या गलती नहीं होती, हर चीज एक एक्सपीरियंस होता है। और यदि आप अपने हीलिंग प्रोसेस करने में सफल हो जाते हैं तो फिजिकल प्लेन में आपके आत्मा का ये सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट होगा, और यही आपकी लाइफ का इस जन्म का काम है। क्योंकि जो भी इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से गुजर रहा है उसके लाइफ का मेन काम है अपनी हीलिंग करना, अपने इमोशनल वूंड को हील कर देना। तो जितना भी मैंने आपको बताया वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है। मैं उतने अच्छे से आपको इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा पूरा लिख के आपको मैं समझा सकूं, पर बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है कि किस तरीके से हम अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अपने पार्टनर को चूज करते हैं। तो यदि आप प्री प्लानिंग को अच्छे से समझ लेंगे तो आप जो आपके हस्बैंड बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आपको रिएक्ट नहीं करना है। आप अपने मेडिटेशन से आप जितना करते जाएंगे अपने को शांत, उतना आप एक्सेप्ट करेंगे। यदि हम कहेंगे कि आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके पति हैं, तो पति परमेश्वर बन के आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी। पर जब मेडिटेशन के द्वारा आपका विजडम बढ़ेगा आपके अंदर, क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो अपने आप को बेहद प्यार करने लग जाते हैं। मेडिटेशन की पहली सीढ़ी ही है कि हमने अपने आप को प्यार किया, तब तो अपने लिए हम बैठ रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका सेल्फ लव बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप अपनी कीमत पहचानते जाएंगे, उतना ही आप लव रेडिएट करेंगे। और जब लव रेडिएट करेंगे तो सामने वाला बदलेगा ही, और नहीं भी बदलता है तो आपको उस चुनौती को सहने की क्षमता आ जाएगी, सहने की सहनशीलता आ जाएगी। तो मेडिटेशन सबसे अच्छा टूल है आपके ऐसे रिश्तों के लिए और अपने बिगर पिक्चर को समझने के लिए। चाहे आप कितना भी सुन लीजिए, कितने भी जूम सेशन सुन लीजिए, जब तक कि आपका खुद का विजडम नहीं आएगा तब तक कि आप अपने सोल प्लान को नहीं समझ पाएंगे। तो ये तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज़ ने बताया। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी जो मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि टाइम हो रहा है, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे। रामपा ने बहुत ज्यादा अपने ब्रेन के ऊपर काफी कुछ कहा था। उसमें जो मुझे सबसे अच्छा पैराग्राफ लगा था और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे शेयर करना चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम इंडियन लोग, मैं फॉरेन के औरतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने इंडियन लोगों की बात कर रही हूँ, कि हम इंडियन लोग पीपल प्लीजर होते हैं, है ना। दूसरों को खुश करने में हमें बड़ा मजा आता है। अपनी क्षमता से ज्यादा हम काम करते हैं। अपने आप को गुड बुक्स में लिखने के लिए इतना काम कर लेते हैं कि ना हमारे शरीर को विश्राम मिलता है ना हमारे मन को। चाहे बर्तन करिए, चाहे झाड़ू पोछा करिए, पूरे टाइम काम करके अच्छे अच्छे कुकिंग करके अपने फैमिली मेंबर्स को खुश करने के चक्कर में हम अपनी नीड भूल जाते हैं। तो रामपा जी ने कहा कि जब एक औरत बहुत प्यारे तरीके से शादी वाली लाइफ में आती है, पर वो जब बहुत ज्यादा काम करती है, फिजिकली मेंटली बुरी तरह से जब वो थक जाती है, तो जो हमारे ब्रेन में पूरे टाइम इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने शरीर को रेस्ट देना सीखिए। उन्होंने कहा है कि हमारा ब्रेन थक जाता है, और जब ब्रेन थक जाता है
तो हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो हमारे नेगेटिव फीडबैक लेने शुरू कर देती है। मतलब हम आशा वाले कोई चीज बोल ही नहीं सकते ना महसूस कर सकते हैं। तब आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि यदि उस समय आपके हस्बैंड आके आपको हक भी करेंगे या आपके बच्चे आपको हक करेंगे तो आप जो शरीर से और दिमाग से थक चुका है आप उसको दूर कर देंगे। आप रिसीव करने की भी हालत में नहीं रहते क्योंकि आपका नेगेटिव फीडबैक चालू हो गया है। तो ये जो आप चिड़चिड़े होना शुरू होते हैं, धीरे धीरे ये चिड़चिड़ापन आपका पैटर्न बनते जाता है। तो जो मोस्ट लविंग वाइफ आती है शादी करके, वो मोल झगड़ा वाइफ के रूप में इस दुनिया से जाती है। और ये मैंने देखा है और मैंने महसूस किया कि जब भी मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ तब वाकई हम लव को रिसीव करने के लायक नहीं रहते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो यदि आप पीपल प्लीजर हैं और आप अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं तो अपनी मैरिड लाइफ में कुछ घंटे अपने विश्राम के लिए दीजिए, अपने मन चाहे अपने कामों को रिक्रिएशन के लिए दीजिए ताकि आप आराम करके फिर से रिचार्ज हो सकें। क्योंकि जब तक कि आप खुश नहीं रहेंगे तब तक कि आप खुशी नहीं दे पाएंगे, आप रिएक्ट ही करेंगे। हस्बैंड ने 1 बोला, आपने 10 बोला, फिर वो 20 बोलेगा, फिर आप 40 बोलेंगे। तो मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, मेंटली भी फिजिकली भी। और अभी मैं इसमें बहुत काम कर रही हूँ, बहुत आराम करती हूँ। अभी भी मैं बहुत देर तक के सो के 3:30 बजे उठ के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रामपा ने बताया। अब हमारे प्रदीप सर ने कितना प्यारा विजडम दिया है, उसका जो मेरा ट्रांसलेशन चल रहा है उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में 10 मिनट में बताना चाहूंगी कि हमारे कई फ्रेंड्स यूट्यूब में जुड़ते हैं, मैं उनके नाम देखते रहती हूँ, पता नहीं क्या मजा आता है आप लोग को यूट्यूब में जुड़ने पे। कोई बात नहीं, थैंक यू, कम से कम जुड़ तो रहे हैं। तो हम प्रदीप सर ने कहा कि हमारे सारे रिश्ते कार्मिक होते हैं, कुछ एक को छोड़ के। कुछ एक अपवाद भी रहता है, हम कुछ लेसन या कंपैशन के तौर पे भी कुछ रिश्तों को चुनते हैं, पर अक्सर हमारे रिश्ते कार्मिक होते हैं। और जो भी 2 टाइप के हमारे रिश्ते होते हैं, एक होता है इंटेंस, जिसमें हम गहरे इमोशनली अटैच होते हैं, जिसमें हमारे पेरेंट्स आते हैं और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन आते हैं, ये इंटेंस रिश्ते हैं। और जो दूसरे रिश्ते हैं जो कम इंटेंस वाले रहते हैं, कम इमोशनल रहते हैं, फ्रेंड्स हैं और नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब हैं, कलीग्स हैं आपके ऑफिस के। तो जो हमारे इंटेंस वाले हैं उसके लिए हमारे को 2 डिवीजन करके सर ने बताया था। फिर से मैं उसको रिमाइंड करा रही हूँ आप लोगों को कि हमारे जो 90% होते हैं हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, 90% कार्मिक होते हैं। यहाँ पेरेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कार्मिक हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें तो 90% प्रदीप सर ने कहा कि कार्मिक होते हैं। जब 2 सोल्स के पास बहुत ही ज्यादा बैड कर्मास होते हैं तो स्पिरिट गाइड उनको बुला के पूछते हैं कि आप दोनों जो बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे से, हेट्रेड हो या और भी कोई इश्यूज हो, अनरिजॉल्व इश्यूज हो, तो आपको कई जन्म लगेंगे उसको बैलेंस करने में। या दूसरा ऑप्शन हम आपको देते हैं कि एक जन्म में हस्बैंड वाइफ बन जाइए, खूब लड़िए, खूब अच्छे से लड़ झगड़ के बैलेंस करके आ जाइए। तो सोल हमेशा चूज करती है कि 10 जन्म लेने से अच्छा एक जन्म में ठीक है, लड़ाई झगड़ा करके अच्छे से आ जाते हैं। तो वहां पर वो एक हस्बैंड वाइफ के रूप में आएंगे। वही हम आज जो सब लोगों को देख रहे हैं सोसाइटी में, ये सारे कार्मिक रिश्ते हैं जो बैलेंस कर रहे हैं अपने। हो सकता है किसी जन्म में बाप बेटे रहे हों, या 2 फ्रेंड रहे हों, या 2 सास बहू रही हो, अभी हस्बैंड वाइफ के रूप में आई। क्योंकि देखिए बदलते हैं, टिम भी तो पहले उसका बेटा था, अभी उसका हस्बैंड बना। तो ये 90% हमारे कार्मिक हस्बैंड वाइफ के रूप में इसी तरीके से आते हैं। अब बच्चे 5 to 10%, 10% हमारे वो होते हैं रिश्ते जहां पे हमारे गुड कर्मास अच्छे होते हैं। यहाँ पे सर ने 2 भागों में बांटा था, एक सोलमेट के रूप में, एक ट्विन फ्लेम के रूप में। मैं दोनों के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, बताना चाहूँ तो बता सकती हूँ, परंतु यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता है।
सिर्फ एक एक लाइन में मैं बताऊंगी कि सोलमेट वो होता है जो आप हस्बैंड वाइफ के रूप में आते हैं, बहुत कम लर्निंग रहती है आपकी जिंदगी में, खुशियां ज्यादा रहती हैं, उनका टारगेट एक होता है, और वो दोनों जने बहुत ही अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ, बहुत ही लविंग रिलेशनशिप में रहेंगे और दोनों मिलके सेवा का काम करेंगे। ये उनका मिशन एक ही है। ट्विन फ्लेम जो हाई इवॉल्व सोल्स हैं, वो जो सोल जो दो भागों में बट जाती है, एक मेल और फीमेल के रूप में, आधे आधे में, वो दोनों ट्विन फ्लेम के रूप में पहली बात तो मिलेंगे नहीं पृथ्वी पर, अगर मिलेंगे भी तो इतने अट्रैक्शन से मिलेंगे कि वो अपनी पहली की शादियां भी तोड़ लेते हैं। और दोनों के पास समान एनर्जी रहती है पर ऑपोजिट रहती है, पूरे समय वो लड़ते रहेंगे। तो आपको मैं इसलिए बता रही हूं कि आप नहीं जानते सामने वाला ट्विन फ्लेम है कि क्या है, कि कार्मिक है, सिर्फ हमको कुछ नहीं मालूम, हमको लेबलिंग नहीं करनी है, सिर्फ एक आपके माइंड में ये वो रहना चाहिए कि किस तरीके से हम रिलेशनशिप को चूज करते हैं। तो ये जो ट्विन फ्लेम है पूरे समय लड़ते रहेंगे, थोड़ी देर साथ में रहेंगे, फिर थोड़े दिनों के लिए बाहर चले जाएंगे, एक दूसरे से अलग रहेंगे, फिर साथ में रहेंगे, फिर चले जाएंगे, पर उनका मिशन अलग अलग रहता है, दोनों का अपना इंडिविजुअल मिशन रहेगा। और हो सकता है अक्सर इन लोग अलग भी हो जाते हैं। एक मिनट फ्रेंड। हम्म। वो जा रहा है दूध नहीं। देखिए घर के भी कितने सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत डांटती है मेरी ये जो मेरी बेटी है ना, छोटी वाली बदमाश हेमा। अरे भाई मुझे बोल, तुम जाओ भी। मैं अभी भेज। होता है, होता है, और अच्छा ही होता है। तो हम कहाँ थे, मैं तो भूल ही गई। तो वो जो ट्विन फ्लेम है, पहली बात तो अलग भी हो सकते हैं, अगर दोनों मेडिटेटर रहेंगे तो वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, एक दूसरे से प्यार बना के रखेंगे और साथ में रह सकते हैं, इंटरवल्स में, लगातार नहीं। पर यदि वो मेडिटेटर नहीं है तो वो ट्विन फ्लेम भी अलग हो जाएगा। तो हमारे दो टाइप के हैं इंटेंस वाले, एक हमारे कार्मिक 90%, दूसरा हमारे जब गुड कर्मा साथ में रहते हैं तब सोलमेट और ट्विन फ्लेम। दोनों को मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। अब आपने सोसाइटी में देखा कोई फैमिली के इसमें डिवोर्स हो रहा है, या कोई ले रहा है, कोई स्ट्रगल कर रहा है, इतना सब कुछ बताने का यही एक है कि यदि आप इस दौर से गुजर रहे हैं तो आप अपनी हीलिंग को तेज करिए, अपने इमोशनल वुंड को क्लीन हील करिए। और यदि आप देख रहे हैं सोसाइटी में आपके आसपास के परिवार वालों में, तो कभी भी जज मत करिए, आपको नहीं मालूम कि वो आत्मा किस दौर से गुजर रही है। किसी की भी लाइफ में इंटरफियर मत करिए, कोई भी जजमेंट वाले स्टेटमेंट मत दीजिए, क्योंकि उस बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है वो आप और मैं नहीं जान सकते। हो सकता है वर्बली अब्यूज करके हम उनके जीवन को खराब कर रहे हैं। तो जैसे पत्री सर कहते हैं नॉन इंटरफियरेंस, तो हमको किसी के ऊपर राय भी नहीं देनी है। मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगी, क्योंकि मेरी अपनी एक सिस्टर थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने भी एब्यूसिव रिलेशनशिप को ही प्लान किया था, और 56 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई थी। और सिर्फ उसकी डेथ का कारण था कि वो इतना ज्यादा गुस्से में रहती थी, इतनी वर्बली एब्यूज हो चुकी थी, और उसका गुस्सा भी कंट्रोल नहीं रहता था कि उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई थी, हार्ट प्रॉब्लम से किडनी डायलिसिस होती थी, और मेरे सामने ही उसने दम तोड़ा था। वो 2-3 बार मायके वापस आ गई थी डिवोर्स के लिए, परंतु ये बहुत पहले की बात है, 1979 या 80 की बात है। मैं तब बहुत छोटी थी, पर मुझे कुछ कुछ मेमोरीज हैं। और मेरे पापा बहुत प्यारे इंसान थे और मेरी मदर भी, परंतु उस समय एक टैबू था डिवोर्स लेना। तो मेरे पेरेंट्स लोगों ने साफ मना कर दिया उसको डिवोर्स लेने के लिए, और समझा बुझा के उसको घर भेज दिया। अभी डिवोर्स ज्यादा हो गए हैं, उस समय बहुत टैबू हुआ करते थे क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पे लग जाती थी। तो उसे हर बार भेज दिया गया, और फिर उसके बाद उसका लाइफ बिल्कुल नर्क वाली हो गई और बहुत जल्दी उम्र में वो चली गई।
मुझे नहीं मालूम कि उसका सोल प्लान क्या था, पर आज भी जब मैं कभी सोचती हूँ उसके बारे में तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो सिस्टर मुझे बेहद प्यार करती थी, सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार करती थी वो। और मुझे मालूम है कि जब मैं स्पिरिट वर्ल्ड में जाऊंगी तो सबसे पहले वही मुझे लेने आएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज जब हम इतना सब कुछ सोल प्लान को समझ रहे हैं, इतना मेडिटेशन कर रहे हैं, इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं, तो हम अपने विचारधारा को क्यों नहीं एडवांस कर रहे हैं? अगर हमारे घर का बच्चा अपनी फ्री विल से वापस आना चाहता है तो हमें बिल्कुल खुले बाहों से उसका स्वागत करना चाहिए, पर अपने बच्चे की लाइफ में कभी भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे भी रिश्ते देखे हैं जहां पे मदर अपनी बच्ची को ओवर प्रोटेक्शन देके डिवोर्स की तरफ ले जाती है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरे फैमिली के कुछ एक में ऐसा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक माँ कैसे खुश रह सकती है अगर उसकी बेटी या उसका बेटा डिवोर्स ले, कैसे खुश रह सकती है? शायद बुद्धि की कमी है या स्वार्थीपन है, मुझे नहीं मालूम। वो भी चलिए, हम जज नहीं करते हैं। तो पहली बात तो आप किसी को उकसाइए मत डिवोर्स के लिए, अपने बच्चों को भी, चाहे वो कितना भी प्रताड़ित हो रहा है तो आप उसे समझाइए कि जो भी हमारे कर्मा है, जब तक कि हम पेशेंस और टॉलरेंस नहीं करेंगे वो पीरियड नहीं आएगा। और जब आपके कर्मा का बैलेंस पूरा हो जाता है तो रिश्ते पहले से ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। मैंने एक बार और भी आपको बताया था कि मेरी एक रिलेटिव है जिसके 7 साल के बाद उसकी अब्यूसिव रिलेशनशिप एक बहुत ही सुखी जीवन में बदल गई, क्योंकि उसने टॉलरेट किया। तो आपको टॉलरेट करना और मेडिटेशन के द्वारा एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आज। तो कभी भी इंटरफियर मत करिए किसी की लाइफ में, किसी को उकसाइए मत। पर यदि कोई फ्री विल से डिवोर्स लेना चाहता है तो चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, आपको खुले दिल से स्वागत करके उसको मॉरली फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए, फिजिकली भी उसको सपोर्ट करना चाहिए। जितना आप अपने से कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए करिए, क्योंकि हर आत्मा को जीने का अधिकार है, हर आत्मा को खुश रहने का अधिकार है। यदि वो अपने इस कार्मिक रिलेशन को, यहाँ पे सोल प्लान को छोड़ देना चाहती है तो हम क्यों नहीं उसका साथ दें? हम एंटेंगल नहीं हो, हम उसे उकसाए नहीं, पर सपोर्ट करना हर पेरेंट्स का फर्ज है। जैसे कि हम जानते हैं कि कैसे पहचाने कि अगर वो डिवोर्स ले रहा है इंसान तो वो क्या कार्मिक से रिलीज हो गया है या अभी भी उसके में कार्मिक है। तो प्रदीप सर ने बहुत ही अच्छा सिम्टम बताया कि यदि आप जब अलग हो रहे हैं अपने हस्बैंड से और आपके अंदर कोई भी नफरत, जलन या कोई अनफॉरगिवनेस, नॉन फॉरगिवनेस की भावना नहीं है, एक खुशी राजी से एक फ्रेंड के रूप में जब आप अलग हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपना कार्मिक बैलेंस पूरा कर लिया। अब आप फ्री हो अपने एक नई जिंदगी को अलग तरीके से जीने के। पर यदि अभी भी आपके मन में उसके लिए नफरत है, उसके प्रति कोई कंप्लेन है, या आप उसको माफ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी रेसिड्यू आपके अंदर है, तो अभी आपका कर्मा बैलेंस नहीं हुआ है। अगले जन्म में फिर वही पार्टनर को किसी भी रूप में आप लेके आएंगे। जरूरी नहीं है कि इस बार हस्बैंड वाइफ लेके आए हैं, कई बार मदर एंड डॉटर के रूप में भी आके लड़ते हैं। तो जो भी है, आपका वो जो कार्मिक अकाउंट छूट गया है, पेंडिंग हो गया है, वो अगले जन्म में आपको करना पड़ेगा। पर आपके पास 24 घंटे फ्री विल है कि आप कभी भी अपने इस सोल प्लान से आप अलग हो सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, और खुद को पहचान सकते हैं कि अगर कार्मिक बैलेंस हो गया है तो ठीक है, बिल्कुल आप जीने के लिए वो कर लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आप यदि मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी, जो एक्सेप्टेंस की भावना आएगी, जो सेल्फ लव आएगा, वही आपका सेल्फ लव भरते हुए आप लव रेडिएट करेंगे। और हो सकता है आपके वाइब्रेशन बढ़ने से आपके कर्मों का प्रक्षालन भी जल्दी हो और सामने वाले के व्यवहार में भी बदलाव आए। पर याद रखना, रिश्तों में सुधार की संभावना बहुत कम है। रिश्तों में स्वीकारना ही मेन विकल्प रहता है। तो अगर आप स्वीकार कर सकते हैं, अगर आप शादी को बचाना चाहते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तो बिल्कुल बचाइए।
और यदि आपको लगता है कि आपके बियॉन्ड आपके लिमिट है, आप अब और टॉलरेट नहीं कर सकते, अब आपकी आत्मा पे वो चोट पहुंचाते जा रहा है, आपका इवोल्यूशन रुक गया है, आप अब नहीं सह सकते, तो बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिए, आप उस रिश्ते से भाग जाइए। जैसे लॉब संग्रामपा कहते हैं कि आप अपने पार्टनर को भी एक टीचर के रूप में चुन के आते हैं। आप अगर उससे अलग हो रहे हैं तो गिल्ट मत पालिए कि आप उससे अलग हो गए, आपके पास फ्री विल थी, आप बिल्कुल उसको छोड़ के बिना गिल्ट के अपने जीवन करिए। वो सिर्फ आपके लिए टीचर था, इस स्पिरिट वर्ल्ड में आपको वो नहीं मिलेगा। फिर आप आगे चल के उसको लेते हैं अपने प्लान में कि नहीं लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई गिल्ट नहीं, बस अपने आप को खूब प्यार करिए, अपने आप की कीमत को पहचानिए। जब तक कि आप अपने को प्यार नहीं करेंगे, सेल्फ वर्थ नहीं करेंगे, तब तक के ऐसे प्लान की संभावना हमेशा बनी रहेगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।